अर्थशास्त्र क्या है? बच्चों, अर्थशास्त्र का नाम सुनते ही हमारे मन में एक सवाल उठता है कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बच्चों, जब से हमारी मानव सभ्यता आरंभ हुई तब से मनुष्य ने अपने जीविकोपार्जन के लिए अनेक साधनों को अपनाया। आदि मानव को ही ले लो, आदि मानव का जीवन पूर्णतः आखेट पर निर्भर था। इसके बाद धीरे धीरे सभ्यता विकास करती चली गई। कृषि और पशुपालन मनुष्य की आजीविका के साधन बने। धीरे धीरे और विकास हुआ। फिर आई औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने तो पूरे विश्व को बदल कर ही रख दिया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तो यूरोप से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये संपूर्ण विश्व में फैलती चली गई। औद्योगिक क्रांति के दौरान विभिन्न उद्योग धंधों का विकास हुआ और कृषि और पशुपालन के साथ साथ ये उद्योग धंधे भी मनुष्य की आजीविका के साधन बने। अब यदि हम वर्तमान की बात करें तो बहुत से सेवा क्षेत्र, जिसमें कि यातायात, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि आते हैं, ये भी मनुष्य की आजीविका के साधन के रूप में जुड़ गए हैं। तो बच्चों, इन सब से क्या समझ में आया कि मनुष्य ने सभ्यता के आरंभ से लेकर अब तक अपने भरण पोषण के लिए विभिन्न साधनों को अपनाया है, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न आर्थिक क्रियाएं की हैं। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो विचार है, नियम है और सिद्धांत है, उसका शास्त्र कहलाता है बच्चों अर्थशास्त्र। आइए देखते हैं। समय समय पर अर्थशास्त्र के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। आ रहा है ना बच्चों समझ में? ये सारी चीज़ आपके रिवीजन के लिए और आपके नोट डाउन करने के लिए है। इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि सभ्यता के आरंभ से ही मानव विभिन्न आजीविकाओं पर निर्भर रहा है। आदि मानव का जीवन किस पर आधारित था? आखेट पर। पशुपालन और कृषि आजीविका के प्रमुख साधन थे। इसके बाद आई औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बाद तो बहुत उद्योग, व्यापार और अन्य क्रियाएं विकसित हुई। तो इस प्रकार जो आर्थिक क्रियाओं की जो स्वरूप है और विकास है, उसमें परिवर्तन हुआ और यही आर्थिक विचार, सिद्धांत और नियम का जो शास्त्र है वो कहलाता है अर्थशास्त्र। आया ना समझ में? बहुत इजी है ना बच्चों। अर्थशास्त्र के बारे में ये कहा जाता है कि अर्थशास्त्र एक नवीन धारणा है, किंतु ये मत बिल्कुल गलत है। अर्थशास्त्र का उल्लेख तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, कृषि पालन पाल्य है, वाणिज्यम च वार्ता। यहाँ जो वार्ता शब्द है, इसका अर्थ ही क्या है? आर्थिक क्रियाएं। और जो हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए हैं प्रारंभिक, जिनमें आते हैं बृहस्पति, शुक्र और कौटिल्य, इन्होंने वार्ता शब्द का प्रयोग किया है आर्थिक क्रियाओं के लिए अपने ग्रंथों में। किस किस ने किया है? बृहस्पति, शुक्र और कौटिल्य ने इस वार्ता शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया है। आया समझ में? बच्चों, समय समय पर हमारे जो विचारक हुए हैं, कुछ तो हुए हैं प्रारंभिक और कुछ हुए हैं आधुनिक, जिन्होंने अर्थशास्त्र के संबंध में अपने विचार दिए हैं। तो जो प्रारंभिक भारतीय आर्थिक विचारक हैं, उसमें आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त आदि। ये तो हो गए हमारे प्रारंभिक भारतीय आर्थिक विचारक। और जो आधुनिक भारतीय आर्थिक विचारक है, उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें आते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, J.K. मेहता, अमर्त्य सेन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो बच्चों, ये हमारे प्रारंभिक भारतीय आर्थिक विचारक और आधुनिक भारतीय आर्थिक विचारक थे। अर्थशास्त्र के संबंध में जो सबसे पहले परिभाषा दी, वो परिभाषा दी एडम स्मिथ ने, और उनकी किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई। चूँकि इन्होंने अर्थशास्त्र की सर्वप्रथम परिभाषा दी, इसीलिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आया समझ में? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं एडम स्मिथ को, और इनकी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि प्रकाशित हुई 1776 में। बच्चों,
ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, उनकी पुस्तक का नाम क्या था और वो कब प्रकाशित हुई। बच्चों, इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की सर्वप्रथम परिभाषा दी और कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इस आधार पर उन्होंने धन आधारित परिभाषा दी। धन आधारित परिभाषा किसने दी? धन आधारित परिभाषा दी 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, और इसमें प्रधानता दी उन्होंने धन को। अब एल्फ्रेड मार्शल थे, वो एडम स्मिथ की इस परिभाषा से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने उनकी इस परिभाषा का खंडन किया और कहा कि धन से सभी सुख प्राप्त नहीं होते, मनुष्य का कल्याण होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने कल्याण आधारित परिभाषा दी अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसमें उन्होंने मानव कल्याण को प्रधानता दी कि यदि मनुष्य का कल्याण होगा तो मनुष्य हमेशा सुखी रहेगा। तो मानव कल्याण जो आधारित है वो परिभाषा दी 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने, और इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें उन्होंने प्रधानता दी मानव कल्याण को। अब लियोनल रॉबिन्स आए, वो इनकी परिभाषा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल जी की परिभाषा का खंडन किया और कहा कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो तो होती है असीमित, और जो उसकी पूर्ति के साधन होते हैं वो होते हैं सीमित। तो मनुष्य को जो अपनी असीमित आवश्यकता है उनकी पूर्ति करनी होती है सीमित साधनों में। तो इसके लिए उसे क्या करना होता है? चयन। और इस चयन की समस्या का हल मिलता है अर्थशास्त्र में, ऐसा कहा लियोनल रॉबिन्स ने। और उनकी जो परिभाषा है उसको कहा जाता है दुर्लभता आधारित परिभाषा। बच्चों, इसे दुर्लभता आधारित परिभाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, कम होते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्कैरसिटी होती है। आया समझ में? देखो, दुर्लभता आधारित परिभाषा किसने दी थी? 1932 में लियोनल रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में, और इसमें उन्होंने प्रधानता दी साधनों की सीमितता और चयन का पहलू, जो कि हम बात कर चुके हैं। अब आए जेके मेहता सर। जेके मेहता सर, उन्होंने बोला कि लियोनल रॉबिन्स की जो परिभाषा है उसमें आवश्यकताएं हैं असीमित, और जिसके कारण हमें करना पड़ता है चुनाव। तो हम क्यों ना हमारी आवश्यकताओं को ही कम कर दें, तो हमें चुनाव की समस्या ही नहीं आएगी। तो उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को कम कर देना चाहिए या इच्छा रहित अवस्था में आ जाना चाहिए, जिससे कि मनुष्य की आवश्यकताएं कम होगी तो वो अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकेगा। जेके मेहता सर थे, वो महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी ने तो हमेशा ही कहा है कि सादा जीवन उच्च विचार। उन्होंने हमेशा खादी पहनी, चरखा चलाया। तो जेके मेहता सर ने भी यही बात कही कि आवश्यकता विहीनता की स्थिति में आ जाएंगे तो हम अधिक संतुष्टि प्राप्त करेंगे। तो आवश्यकता विहीनता परिभाषा उन्होंने दी 1957 में। जेके मेहता सर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था एडवांस्ड इकोनॉमिक्स, और इसमें उन्होंने प्रधानता दी इच्छा रहित अवस्था में अधिकतम संतुष्टि। अब जेके मेहता सर ने जो आवश्यकता विहीनता परिभाषा दी थी उससे पॉल सैमुअल्सन बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा यदि हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर देंगे तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हमारे देश में उपभोग कम होगा, उत्पादन कम होगा। उपभोग कम होगा, उत्पादन कम होगा तो देश में क्या होगा? मंदी आ जाएगी, जीडीपी कम हो जाएगी। तो इससे देश का विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने अपनी परिभाषा में विकास को शामिल किया, और विकास भी कैसा? गत्यात्मक विकास, जिसे कि हम डायनेमिक इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो विकास आधारित जो परिभाषा है वो पॉल सैमुअल्सन ने दी अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स में। कितना इजी नाम है ना, जो कि हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है। पॉल सैमुअल्सन ने विकास आधारित परिभाषाएं दी 1964 में। उनकी पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक्स, और इसमें उन्होंने प्रधानता दी गत्यात्मक विकास पर। तो बच्चों, इस प्रकार अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को इन 5 भागों में बांटा जाता है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये इस तरीके से बन के आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सी परिभाषा किसने दी, कब दी,
कौन सी पुस्तक में दी और किसने किस चीज़ पर जोर दिया। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, इसको समझ भी लेना अच्छे से और अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो इन पांचों जो परिभाषा हैं, हम चाहते हैं इन सभी का एक सार निकल के आए, जिससे कि हमें अर्थशास्त्र की जो एक्चुअल परिभाषा है वो समझ में आए। तो हम कह सकते हैं कि सरल शब्दों में जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। शाखा किस तरीके से, जैसे कि इतिहास भी एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है, भूगोल भी है, राजनीति विज्ञान भी है, तो उस प्रकार अर्थशास्त्र भी सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, मनुष्य का या हम कह सकते हैं देश का आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, आर्थिक मतलब ये लोग धन से संबंधित क्या व्यवहार करते हैं उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, अर्थशास्त्र में। और जो सबसे लास्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है वो ये है कि मनुष्य की आवश्यकताएं होती है असीमित और उसकी पूर्ति के साधन होते हैं सीमित। तो मनुष्य को इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति इन सीमित साधनों में करनी होती है, इसके लिए उसे करना होता है चुनाव। तो ये जो चुनाव की जो समस्या है उसका हल किस में मिलता है बच्चों, अर्थशास्त्र में। आया समझ में? तो ये 3 हो गए अर्थशास्त्र की परिभाषा का सार। देख लीजिए कि ये सामाजिक विज्ञान की क्या है, शाखा है। इसमें व्यक्ति और देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ध्यान है ना। इसके बाद मनुष्य की आवश्यकताएं होती है असीमित और उसकी संतुष्टि के जो साधन होते हैं सीमित। और वैकल्पिक, वैकल्पिक का अर्थ होता है कि एक साधन का कई जगह उपयोग किया जा सकता है, तभी तो क्या आती है, कमी आती है उसकी, साधनों में चुनाव द्वारा हल से संबंधित है। तो बच्चों ये थी अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। धन्यवाद।